हेलो एवरीवन, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आए। तो नए साल का तोहफा राज्य सरकार ने भी अलाइड सर्विसेज के रूप में हमें दे दिया है। अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज जो हैं वो निकल चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे अलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, प्री मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, मेंस में जो है वो किस तरह के कितने एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, डिसक्वालिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकती है, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए, जो ये अलाइड सर्विसेज है ग्रुप 3 की ये सर्विसेज होती हैं और HPPSC इन्हें कंडक्ट करेगा। और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो आप नोट कर लीजिए, 27 जनवरी 2024 है। बट ऐसा मत कीजिएगा कि लास्ट डेट को आप फॉर्म फिल करने जाएं तो फिर जो सर्वर है वो बहुत बिजी रहता है और लास्ट डेट पे फॉर्म फिल नहीं करने चाहिए। तो आप टाइमली फॉर्म फिल कीजिएगा। तो 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी जो है वो आपके पास आखिरी डेट रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो चलिए केयरफुली जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस को हम भी रीड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास बताई गई हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जो एज के रिगार्डिंग या कैटेगरी या एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत अच्छे से हमको जो है वो अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बार बार जो है वो रीअपलोड नहीं होते एक बार फॉर्म फिल करने के बाद। तो केयरफुली इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है कैंडिडेट शुड पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी पोस्ट के लिए दी गई है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशंस जो हम पढ़ते हैं अभी आगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो फीस है वो ऑनलाइन ही जो है वो पेड होगी यहाँ पे, और ये जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। फीस रिफंड नहीं की जाएगी। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, फीस पे कर दी, फिर आपका मन करे कि पेपर नहीं भरना है भाई, नहीं देना है पेपर, तो जो भी हो फीस वापस नहीं होगी। और आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो बहुत अच्छे से केयरफुली बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि जो भी मैसेजेस हैं, जो भी अलर्ट होंगे वो सभी आपको इसी नंबर पे दिए जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। आधार नंबर जो है वो हमको यहाँ पे डालना है, ऑप्शनल यहाँ पे लिखा गया है। तो और अगर कोई भी डिस्प्यूट इस रिगार्डिंग होता है तो फिर जो अपना शिमला कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स आते हैं। तो ये हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपके पास आएगा इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एज प्रूफ का ना बहुत ज़्यादा लफड़ा पड़ता है आगे चल के, क्योंकि हमारी जो एज होती है कई बार क्या होता है ना कि पंचायत में कुछ और लिखी है, आपका एक्चुअल जो बर्थ डेट है वो कुछ और है, स्कूल में कुछ और लिख देते हैं। तो फिर इसको लेके जो है वो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, वरना एंड स्टेज पे जाके ना फिर पूरा ही काम गड़बड़ हो जाता है। तो आपकी जो एज प्रूफ है वो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10th में जो है आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही आपका एज प्रूफ है। उसके अलावा 12th या ग्रेजुएशन या आधार कार्ड कोई भी नहीं चलेगा। तो 10th बेसिस पे ही जो है वो एज प्रूफ यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। +2 का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, और जो भी डिग्री आपके पास है तो वो डिग्री आपको अपलोड करनी है। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सभी के लिए तो सभी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता नहीं है, मतलब आपके पास आपने कोई जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन जो हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पे जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन आ जाएगा आपके पास। तो इन सभी के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने हैं। जो भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आते हैं वो सारे के सारे। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास जो है देखिए होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हिमाचली बोनाफाइड तो जो हिमाचलीज़ हैं उनके पास होता ही है, और ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे बारे में बताया गया है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ साथ में लगते हैं। चलिए इससे हम आगे बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो चलो होंगे ही हम लोग, ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट रहता है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा बैचलर डिग्री, ठीक है जी। बैचलर डिग्री 10th 12th के बेसिस पे ये एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और रनिंग में भी नहीं होनी चाहिए।
कई बार कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम अभी सेकेंड ईयर में हैं या हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप पेपर फिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये डिग्री यहाँ पे अपलोड होती है तो मार्क्स चढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास जो बैचलर डिग्री हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आपने 10+2 की है और आपके पास कोई भी जो प्रोफेशनल और या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो कि बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो भी आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कितनी हमारे पास वैकेंसीज आई हैं, तो ये आप देखिए, और ये देख के तो पहले यकीन नहीं हुआ कि भाई इतनी वैकेंसीज जो हैं वो अलाइड में इस बार आई हैं। तो इलेक्शन में आप देखेंगे, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है और पोस्ट का नाम है इलेक्शन कानूगो। तो इलेक्शन कानूगो की जो है वो 15 पोस्ट निकली है, ठीक है जी। 15 पोस्ट इलेक्शन कानूगो की है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो जो ओपन पोस्ट रहेगी, जो अनरिजर्व्ड है, वो 9 सीटें हैं, ये अनरिजर्व होंगी। एंड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर का जो कोटा है वो 1 पोस्ट वहाँ पे है। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे हैं एंड EWS में 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे ST की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है कि ये 9 जो है वो ओपन पोस्ट आ जाएंगी। टोटल है आपके पास 15 पोस्ट। एंड सेकंड है जो इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, इसमें पोस्ट का नाम है एक्सटेंशन ऑफिसर। तो एक्सटेंशन ऑफिसर की जो है वो 9 वैकेंसीज यहाँ निकली है। तो आप देखिए 15 + 9 आपके पास हो जाएंगी ये 24। तो 24 वैकेंसीज टोटल आई हैं, जिसमें देखिए आप 6 सीटें यहाँ पे रिजर्व अनरिजर्व्ड हैं और शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है एंड EWS के लिए 2 सीटें हैं। तो ST की तो पोस्ट ही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे भी ST की पोस्ट नहीं है और इधर भी ST की पोस्ट है नहीं, मतलब रिजर्व नहीं है ST के लिए। बाकी ओपन सीट से जो है वो फॉर्म फिल किया जा सकता है। तो ये टोटल जो है वो 24 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या लिखा है कि नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जी अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे दी हुई कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो डिक्रीज़ तो ना हो बट इंक्रीज़ हो जाए भगवान करके, तो हमारे लिए जो है वो अच्छी ही बात रहेगी ये। तो वैकेंसीज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। अब आते हैं जी एज क्वालिफिकेशन पे कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में 18 से 45 साल लिखा गया है। देखिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एज जो है वो 18 से 45 साल रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम होनी चाहिए एंड 45 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी 2023। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 1 जनवरी 2023 यहाँ पे जो है वो चीज़, ये डेट मेंशन की गई है। तो 18 से 45 साल जो है वो एज क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है जी। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना कंपटीशन है। मतलब 30 साल का व्यक्ति जो है वो भी एग्ज़ाम के लिए बैठा है, 35 का भी, 40 का भी, 45 का भी। तो एक बहुत 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 बड़ा सेक्शन है जो अलाइड सर्विसेज की तैयारी करता है और जो एग्ज़ाम फिल करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप 18 से 22 साल तक पेपर दे सकते हैं, है ना। आप 45 साल तक जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1845 तक, 18 to 45 जो है वो एज क्राइटेरिया है। और कुछ अब आप यहाँ पे ये देखिएगा, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक के ही बेसिस पे जो है वो चेक की जाएगी। आपकी बर्थ की चेकिंग के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ की चेकिंग के लिए जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही वैलिडेट होगा, ठीक है जी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप वहाँ उन्हें कोई भी और डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं, वो साइड रखते हैं कि जी 10th का सर्टिफिकेट दो, बस हमको वही चाहिए। तो वही सब चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं हमारे पास कि आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखने में कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बार आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई, तो आप देखिए, आप जो है वो वेबसाइट पे जा सकते हैं कमीशन की, और वेबसाइट आप यहाँ पे देख लेंगे। ये आपके पास www.hppsc.hp.government.in पे आप जो है वो जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप फॉर्म इस तरह से फिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया है कि आप जो है वो इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो
वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो है वो ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फ़ोटोग्राफ को, अपने सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे और वो बहुत ध्यान से आपको अपलोड करना है, क्योंकि मान लीजिए आपकी फ़ोटो या आपके सिग्नेचर जो है वो बहुत ब्लर से अपलोड हुए हैं, वो क्लियर नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म रिजेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको बहुत क्लियरली जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद लिखा होता है यहाँ पे कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुए हैं उसको, वो सारे ही जो हैं वो सही है और मैं यहाँ पे साइन करता हूँ, तो आपके वहाँ पे फिर नीचे जो है वो साइन हो जाते हैं। तो फिर मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे अपलोड की है। लिखा गया है यहाँ पे, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो जो भी करना है एक ही बार आप अपने फॉर्म को अपलोड कीजिएगा। ठीक है जी। एप्लीकेशन विदाउट स्कैन्ड लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है जी, रिजेक्ट की जा सकती है अगर जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं वो क्लियरली स्कैन यहाँ पे नहीं हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो है वो यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज मेंशन की है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ। 400 रुपये जो है वो फीस लगेगी यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के होंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो EWS के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, अगर वो BPL से नहीं हैं तो EWS मेल की फ़ीस लग रही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी वाइज फीस लग जाएगी 400। ऑल मेल कैंडिडेट्स जो कि अदर स्टेट से हैं, ठीक है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हैं, मान लीजिए उत्तराखंड से, हरियाणा से या पंजाब से, आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है जी, SC ST मान लीजिए, तो आप यहाँ पे जो है वो ओपन से ही फॉर्म फिल करेंगे और 400 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी फिर। ठीक है जी, 400 रुपये ही फ़ीस होगी जो मेल कैंडिडेट है अदर स्टेट के। मेल मैंशनड है, फीमेल नहीं है जी, ठीक है जी, क्योंकि फीमेल के लिए अलग यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC EWS के लिए जो है वो 100 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस रखी गई है और नो फीस। ठीक है, तो किसके लिए फ़ीस नहीं है, जो एक्स सर्विस मैन मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो है वो कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं है। साथ साथ में देखिएगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो क्लियरली एग्जम्प्टेड हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है। ठीक है जी, तो जो महिलाएँ हैं वो कोई भी है उनके लिए फ़ीस जो है वो बिल्कुल फ्री है। ये फॉर्म आपको कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं पे करनी है। ठीक है, तो फ़ीस हमने देख ली। अब फ़ीस से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा कि आपके पास, हाँ जी, कैंडिडेट हु बिलोंग टू एनी ऑफ रिजर्व कैटेगरी एंड देयर इज़ नो पोस्ट रिजर्व for such category but the candidates claiming fees concession available to them shall have to upload। अगर आप क्लेम करते हैं किसी भी इसके लिए कि मुझको फ़ीस जो है वो मेरी आप माफ़ कर दीजिए, तो आपको उसके सपोर्ट में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। ठीक है जी, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है एडमिशन और रिजेक्शन। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो सही नहीं हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट है, किस तरह से पेमेंट होती है, तो जब आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के मेथड से जो है आप फ़ीस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी और मेथड से आपने जो है वो पोस्ट करा दिए कि 400 रुपये ले लो जी, मैंने पोस्ट से भेज दिए हैं बाया पोस्ट, तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन ही जो है वो फॉर्म यहाँ फ़ीस यहाँ पे करनी है। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्री होगा, फिर मेंस है एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 स्टेजेस में अलाइड का पेपर होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग तो होती है बट 1/3 हो गया, 1/4 इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इस तरह के भी कई बार ना 2-3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं कि भाई ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन के पास 2 करेक्ट आंसर हैं, 2 सही आंसर हैं और आपने कोई भी एक आंसर को सही किया है उसमें से, तो आपको मार्क्स उसके मिलेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, मेंस के लिए जो है वो 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है।
एक सीट पे, ठीक है, 20 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मान लीजिए एक सीट पे अगर जो है वो एक ही पोस्ट है तो एक सीट के लिए मेंस में 20 स्टूडेंट्स को बुलाए। तो आप कंपटीशन देख लीजिए, ठीक है जी। मेंस पे आपके पास जो है वो 20 स्टूडेंट्स का जो है वो कंपटीशन होता है एक सीट के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेंस में इस तरह से बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं फिर मेंस के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए एचपीजीके जो है वो 60 मार्क्स का आ रहा है। 60 मार्क्स का है करंट अफेयर, ठीक है जी। 60 मार्क्स का करंट अफेयर है और 80 मार्क्स में आपके पास ये सब चीज़ें, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी 1857 से आगे, ये मेंशन किया है आपके पास, ठीक है जी। 1857 ऑनवर्ड्स इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट को स्किप नहीं करना है जी। एंड आपके पास फिर टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी और एनवायरनमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो आप जब भी आप अलाइड की प्लानिंग करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है। 60 करंट अफेयर है, 60 एचपी है, तो 120 मार्क्स तो यही बन गए आपके 200 में से, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स होते कितने हैं, तो अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट भी 100% पक्के हैं तो 120 में से आप 100 मार्क्स ले आओ यहाँ पे। 80 में से 40-50 तो सबके आ ही जाते हैं जो ये वाले सब्जेक्ट है, तो बहुत इजीली जो है ये पेपर क्रैक हो सकता है। और हमारी जो है सुपरनोवा की एचपीजीके की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं। डेमो लेक्चर्स आप हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है जी। आपको कोई डाउट उसमें नहीं होगा, बहुत बहुत वैल्यूएबल आपके लिए वो क्लासेस रहेंगी, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासेस के बारे में एक से दूसरी वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। फिर उसके बाद मेंस पे आते हैं, तो मेंस कैसे होता है। मेंस में 3 पेपर होते हैं, ठीक है जी। देखिए पहला पेपर यहाँ पे है और मेंस के जितने भी पेपर आपके पास हैं वो सारे पेपर जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं। प्री हमेशा ऑप्शनल होता है और मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेंगे। तो पहला पेपर इंग्लिश का है और ये पेपर होता है 150 मार्क्स का, ठीक है जी। 150 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का ये पेपर होगा। और इंग्लिश का एग्जाम में आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन होती है, ऐसे है, ग्रामर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके मेंस के पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। मेंस के एग्जाम मेरे पास हैं इसके पेपर पड़े हुए, तो मतलब इंग्लिश का मेंस का पेपर किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हिंदी देखेंगे आप, तो जो हिंदी है वो भी 150 मार्क्स का ही होता है। 3 आवर्स में 3 घंटे का ये पेपर होता है। और ट्रांसलेशन आएगी यहाँ पे, प्रोज एंड पोइट्रीज की एक्सप्लेनेशन होती है, एडियम्स, ऐसे, करेक्शन। और हमको लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, उसमें होगा लिखा हुआ कि हाँ जी आप 20 इसमें से आप जो है वो इनकरेक्ट वर्ड्स आप ढूंढो, पता ही नहीं चलेगा कि वो 20 इनकरेक्ट कौन से हैं। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, हम लोग क्या करते हैं ना, करंट अफेयर पे, हिस्ट्री, पॉलिटी पे हम लोग फोकस करते हैं, और जो इंग्लिश हिंदी इनको हम छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है। इन 2 जो ये सब्जेक्ट हैं इनको भी आप शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी में आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आगे चल के ना फिर बहुत बड़ा हमको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है अगर हम इनको स्किप कर देंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पेपर 3 जनरल नॉलेज का पेपर आता है, ये 200 मार्क्स का, ठीक है जी। 200 मार्क्स का ये पेपर है और 3 घंटे में आपको जो है पेपर पूरा का पूरा कवर करना पड़ता है। 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एचपीजीके सारे ही सब्जेक्ट मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 पेपर हैं, ठीक है जी। देखिए इंग्लिश का 150 नंबर का, हिंदी का 150 मार्क्स और जनरल नॉलेज का जो है वो 200 मार्क्स। तो टोटल आप देखेंगे 500 मार्क्स का आपको जो है ये मेंस देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। और अब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ क्या है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स तो लेके ही आने पड़ते हैं, ठीक है जी। वो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स क्या हैं, वो हैं 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स, मतलब तीनों पेपर में टोटल आपका 40% से ज़्यादा होना चाहिए। और 35% इन ईच पेपर, हर पेपर में आपका मिनिमम 35% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ये जो आपके पास 3 पेपर हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके, तीनों पेपर में मिनिमम 35% चाहिए और तीनों पेपर को मिला के जो है वो मिनिमम 40% आपके पास होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपका एचपीजीके में जो है वो बढ़िया जो आपका ये जनरल नॉलेज का है, इसमें आपके जो है वो 60% मार्क्स आ गए, हिंदी में आपके जो है वो 50% मार्क्स आ गए, तो बढ़िया बन गया परसेंटेज तो। लेकिन इंग्लिश में आपके 33% मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाइड नहीं है फिर, ठीक है जी।
तीनों ही पेपर, ईच पेपर मेंशन है यहाँ पे, तीनों पेपर में मिनिमम 35% चाहिए आपको, फिर जाके आप जो है वो मेरिट के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर मेरिट बनती है। तो मेरिट बनेगी, फिर आपको उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे मेंशन है 1:2 कैंडिडेट्स, 1:2 कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर होता है ना, मतलब जो प्री वाला है आपके पास, तो क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके पास क्वेश्चन मेंशन है। और कई बार बहुत मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है, तो हिंदी में उसका मतलब कुछ और बन जाता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। तो अगर कोई इस तरह की हमारे पास जो है वो गड़बड़ होती है, डिफरेंस आपको हिंदी इंग्लिश वर्जन में देखने के लिए मिलता है, तो जो इंग्लिश वर्जन है उसे ही हमेशा करेक्ट और फाइनल ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमेशा इंग्लिश वर्जन पढ़िए और इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है उन क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी। कई बार बोलते हैं कि नहीं हिंदी में तो इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब तो ये है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई इंग्लिश वर्जन ही जो है वो इसका फाइनल होगा, तो वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाती है कमीशन की साइट पे, और आंसर की अपलोड होने के बाद जो है आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर जो है वो गलत यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आंसर की में फिर यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹100 पर ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो 100 रुपये, और साथ साथ में जो भी आपके पास इसका प्रूफ है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट या कोई रेफरेंस होना चाहिए, बिना किसी रेफरेंस के आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि मैंने तो ये आंसर किया था, मैं तो इस बेसिस पे ये कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन का पे आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो 100 रुपीज़, एंड मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन है, मैक्सिमम आप जो है वो 500 रुपीज़ तक यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस जो हैं या 5 ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्शन किस तरह से हो सकता है, ये ऑनलाइन ही होगा, HPPSC की वेबसाइट पे जाके ही आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और किसी भी और मेथड से जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है जी। और फीस पे करने के बाद आपके जब फ़ी अपलोड हो जाएगी उसके बाद ही ऑब्जेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद फाइनल जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेरिट जो है वो बन जाती है, और मेरिट के बाद जो है वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नो कैंडिडेट would be considered to have qualified the written test unless you obtain 40% marks in aggregate। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। 40% टोटल होने चाहिए, 35% इन ईच पेपर। चलिए आगे है आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्या इंटरव्यू है ये? बिल्कुल भी नहीं जी, कोई इंटरव्यू नहीं है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी पड़ती है। वो बुलाते हैं वहाँ पे, मतलब कहाँ बुलाएंगे, यहाँ पे शिमला में। ठीक है जी, निगम विहार में HPPSC का जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे बुलाया जाता है। तो आपके पास जो आपकी एज का प्रूफ है, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन की आपकी जो डिग्री है, हिमाचली बोनाफाइड है ये। इसके अलावा आपके पास जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, SC ST का, वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो वहाँ पे जाके फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई खास इंटरव्यू नहीं है कि हाँ जी बताओ, आपसे वो प्रीएम्बल सुनेंगे वहाँ पे या महात्मा गांधी जी के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैटेगरी क्लेम देखिए यहाँ पे क्लियरली सब चीज़ें मेंशन की है कि अगर SC ST OBC कहीं से भी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको फिर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वहाँ पे। इनके मार्क्स होते हैं, ठीक है जी, इन सभी के मार्क्स हैं, और वो क्लियरली मेंशन होता है कि आप अगर कि कैटेगरी से हैं तो 1% उसका लग जाता है, अगर बैकवर्ड पंचायत है तो उसके भी नंबर हैं, एक्स सर्विसमैन है या आपके पास एक्स सर्विस का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स होते हैं यहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह वही पॉइंट्स आपको रिपीट पे देखने के लिए मिलेंगे कि 40% डिसेबिलिटी, इनको सबको जो है वो कुछ ना कुछ छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें, बहुत लंबा सा पेपर आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, कुछ समझ आएगा नहीं पढ़ के, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट करी हुई है इन्होंने सारे। एंड लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है,
वो देखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट में आपके पास यस डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है जी आपको। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि मेरा तो मेंस हो गया है। अब डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे? अगर आपको जो है किसी भी पहले गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है, ठीक है जी, तो मतलब आप पे डाउट आ जाएगा फिर कि अरे इनको तो पहले भी जो है वो डिस्क्वालीफाई किया है, तो अभी भी हम मतलब निकाल देंगे इस बेसिस पे। तो अगर आपको पहले भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज से डिसमिस किया गया है तो इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर आप जो है सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोई फ़ोन कॉल करवाते हैं, कोई कुछ इस तरह का होता है, तो फिर भी आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस अगर आप करते हैं, ठीक है जी, सर्विस को, कोई भी ऑफेंसिव एक्ट इन्वॉल्व है तो फिर भी आपको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको बहुत बार डाउट रहता है कि भाई पता नहीं अब हम लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, आपकी बहुत कोई क्वेरी हो सकती है फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग, तो आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे, किससे? तो हम लोग जो है वो HPPSC से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास देखिए टोल फ्री नंबर मेंशन किया गया है, ये टोल फ्री नंबर है, साथ में यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर दिया गया है। तो इस पे देखिए 10 से 5 बजे, ऐसा नहीं कि रात को 9 बजे फ्री हो रहे तो 9 बजे फ़ोन करेंगे, 10 से 5 बजे के बीच में वर्किंग डे पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पे आप उन क्वेरीज़ को जो है वो पूछ सकते हैं और आपको ये, या फिर आप वेबसाइट पे जो है वो जा सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, ठीक है जी, जो आपको अलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग होगी। इसके अलावा कोई आपको और डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अलाइड सर्विसेज का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी, और नया बैच हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो सोलन में है, आप सोलन ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है वो सुपरनोवा की ऐप पे चलती हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी हमारा परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। किसी भी क्वेरी के लिए आप जो है वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।